मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और सामान्य जन चेतना मंच यानी एसजेसीएम की ओर से होने वाले इस लाइव कार्यक्रम में आज हम लोग तमिलनाडु के जरिए, तमिलनाडु से जो राजनीति बदली है भारत की, उस पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में भाजपा एआईएडीएमके से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और वहां भाजपा ने जो 234 में से 27 सीटें भाजपा को मिली हैं, उनमें से एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा। तो आप कहेंगे ठीक है, 234 का गठबंधन है, 27 भाजपा को मिली है, उसमें नहीं मिला होगा तो जो 207 सीट बच रही है उसमें मिल गया होगा, एआईएडीएमके ने दिया होगा, जो जयललिता एक ब्राह्मण नेतृत्व में चलने वाली पार्टी कभी रही है। तो आपको बता दूं कि एआईएडीएमके ने भी किसी ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाया, और बदले में बगल में जो दूसरी पार्टी विरोध में है डीएमके, जिसकी सरकार है वर्तमान में, उसने भी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। यानी जो राजनीति कभी मुसलमानों के बहिष्कार से शुरू हुई थी भाजपा की, अब वो ब्राह्मणों के बहिष्कार पर आ गई। तो तमिलनाडु में जो 234 विधानसभा सीट है, उन 234 विधानसभा सीटों में से पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी भी गठबंधन ने किसी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जो वहां ऐतिहासिक है, पहली बार हुआ है। हां, इसके पहले पहली बार यह भी हुआ था कि भाजपा जब से मोदी के नेतृत्व में चल रही है तो किसी मुसलमान को भी प्रत्याशी नहीं बना रहे थे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभाओं के चुनाव में आपने देखा होगा, तो भाजपा किसी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बना रही थी। और जब नहीं बना रही थी और कहा जा रहा था तो तर्क यह था कि प्रत्याशी बनाने न बनाने से क्या है, काम तो हम सबके लिए करेंगे ना। प्रत्याशी बनाने न बनाने से अगर कुछ नहीं होता तो फिर पूना पैक्ट में आरक्षण क्यों किया गया? सभी को प्रतिबंधित करके किसी खास वर्ग के चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? तो यह एक बहुत खतरनाक संकेत है और इस पर सबको ध्यान देना है कि भाजपा की राजनीति किस स्तर तक जातिवादी, धर्मवादी घिनौनेपन पर पहुंच चुकी है। यही मोदी का सबके साथ सबके विकास का झुंझुना है, जुमला है। तो तमिलनाडु में ब्राह्मणों पर उसी तरह निशाना साधा गया है जैसे कहीं कभी लोकसभा के चुनाव में या उत्तर प्रदेश बिहार के विधानसभा चुनाव में, राजस्थान हरियाणा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात और छत्तीसगढ़ झारखंड के विधानसभा चुनाव में जैसे भाजपा कभी मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दे रही थी, अब वैसे ही भाजपा ने तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। अब यहां पर बात इतने भर तक नहीं है, थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। और आगे यह चलते हैं कि भाजपा और भीमवाद, ये दोनों, भीमवाद और भाजपा, ये दोनों एक ही तरह की बात इस समय पर क्यों कर रहे हैं? भीमवाद के नारे के तहत लिखा जाता है ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो, और भाजपा एक राज्य में टिकट ही नहीं देती है। भीमवादी संगठन जो वामसेफ है, उसने एक क्षत्रिय मूल निवासी संघ बना रखा है, क्षत्रिय मूल निवासी संघ, जिस संघ के जरिए वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जिनको लाते हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारा दुरुपयोग किया, हमें युद्ध में भेजे और अपने मंदिरों में बैठकर मलाई खाए, मानो मंदिरों में मलाई थी और जो कहीं थी ही नहीं। तो वो जो क्षत्रिय हो बनावटी हो, नकली क्षत्रिय, लेकिन उनके जरिए बात कही जा रही थी। ये बात कौन कहवा रहा था? वामन मेश्राम। वामन मेश्राम मतलब भीमवादी, मतलब कि वाम से। लेकिन ठीक वही बात भाजपा भी कह रही है। भाजपा का सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि तुमने हमारी पत्नी चुराई, तुमने हमारे बच्चों को मारा, तो हम बदला क्यों नहीं ले? ये तुमने हमारी पत्नी चुराई, यानी रावण को ब्राह्मणों का प्रतीक बनाकर के ब्राह्मणों पर आरोप लगा रहा है। उसको कौन समझाए कि यहां जब सब लोग किसी न किसी जात के हैं तो कोई भी जो दुराचार किया होगा वो भी किसी न किसी जात का होगा। तो क्या उस दुराचारी के जात के सारे लोग उसके साथ खड़े हैं? रावण को रावण कहकर अपराधी कौन साबित करता है? ब्राह्मण करते हैं। लेकिन अब ये नकली साधु सब आ गए हैं, तो उसने क्या कह दिया कि तुमने हमारी पत्नी चुराई, सीता चुराई, तुमने हमारे बच्चों का नरसंहार किया, तो हम बदला क्यों न लें? यानी क्षत्रिय ब्राह्मण से बदला लें, ये भाजपा का सांसद कहता है, और क्षत्रिय ब्राह्मण किसे अलग हो जाए, ये वामन मेश्राम कहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंबेडकरवाद और आरएसएस एक हैं, ये दोनों एक हैं। और अब जब यहां तक आप दिखाई देने वाली स्थिति में आ गए कि देख पा रहे हैं, तो फिर पलट कर देखिए कि वर्ष 1980 में वो किताब लिखी गई जिसमें सविता अंबेडकर यानी एक ब्राह्मण महिला को भीमराव अंबेडकर की हत्यारिन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। 1980 में लिखी गई। वो किताब पहले क्यों नहीं लिखी गई? जब
1956 में मृत्यु हो गई है और मृत्यु नहीं हत्या है तो कोई एफआईआर हो जाती, कोई केस होता नहीं। उन लोगों ने जो लोग उस समय डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे, वो 26 साल बाद 24 साल बाद जाकर किताब लिखते हैं और लिख देते हैं कि मीठा जहर दिया था सविता अंबेडकर ने। यानी ब्राह्मण और दलित को लड़ाने का खेल पता नहीं बामसेफ कर रहा था कि आरएसएस कर रहा था कि दोनों मिलकर कर रहे थे। और फिर यही बामसेफ का एक आदमी खड़ा होता है कांसीराम, वह कांग्रेस को नहीं गाली देता है, कांग्रेस के बहाने, क्योंकि उस समय ब्राह्मण सत्ता में थे तो ब्राह्मणों को गाली देता है। तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाली पार्टी को समर्थन कौन देता है? भाजपा। वो पार्टी उस समय क्षत्रियों को अलग थलग करने के कार्य में लग गई थी। राजा भैया के घर में छापा मारना, उनको गिरफ्तार करना, उन पर पोटा जैसा कानून लगा देना, तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों पर बीएसपी के शासनकाल में एससी एसटी एक्ट लगाया जाना, यादव समाज के लोगों पर एससी एसटी एक्ट लगाया जाना। लेकिन भाजपा का उस पार्टी का समर्थन देना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, यह क्या दर्शाता है कि बामसेफ और भाजपा एक है कि नहीं है? आप सवाल करके देखिए। जब कांग्रेस की आलोचना करके भाजपा आई, जब कांग्रेस से सवर्णों को भाजपा ने अपने तरफ लिया, तो फिर तो भाजपा को सवर्णों के पक्ष में कुछ करते हुए दिखना चाहिए था। मैं सवर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी हिंदू अनारक्षित वर्ग। लेकिन भाजपा ने भरोसा जीतने के बाद क्या किया? ब्राह्मण नेतृत्व खत्म कर दिया राजनीति से। ब्राह्मण नेतृत्व खत्म हो गया है, राजनीति में कोई ब्राह्मण नेतृत्व नहीं है। ये जितने बाभन घूम रहे हैं भाजपा में चाहे कांग्रेस में, सब चाटुकार बस रह गए हैं, कोई उनका वजूद नहीं है। हाँ, जब मुसलमानों को गाली दिलवाना होता है तो ये सब बहुत चिघाड़ चिघाड़ कर बोल लेते हैं। यूजीसी के मुद्दे पर एक सांप सूंघ गया था, वो कहां है दुबे जी? बहुत फरक फरक कर संसद में कूद कूद कर बोलते हैं। साक्षी महाराज का जवाब देना चाहिए ना। पहले इसी साक्षी महाराज ने सवर्णों को निशाने पर लिया था यूजीसी के मामले पर कि 15% हो, 10% हो, 85%, 90% आ जाएंगे तो क्या करोगे? अब उसने जो है अपना चोला बदल दिया, चाल बदल दिया, वो केवल ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। तो इसी समय पर भाजपा भी ब्राह्मणों पर हमलावर, उसी समय पर बामन मिश्राम भी ब्राह्मणों पर हमलावर, और वामपंथी भी ब्राह्मणों पर हमलावर। ब्राह्मण विदेशी भागो, यहां से कब्र खुदेगी, दिल्ली में नारे लगाते हैं। तो क्या ये तीनों एक हैं? यह सोचना, समझना, जांचना, परखना हम सबका कार्य है। लेकिन यह जो तमिलनाडु से हुआ है, इसको करने की जुर्रत और हिम्मत ब्राह्मणों की मूर्खता की वजह से भाजपा में आ गई है। अभी मैं एक वीडियो देखा जिसमें पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया था, फिर इसके बाद दत्तात्रेय ब्राह्मणों को खलनायक बताया गया है। यानी ब्राह्मणों में भी वर्गीकरण करके, और भाजपा के मंच से आई वीडियो है। ये धीरे धीरे आइसोलेट करके सबको अलग थलग कर रहे हैं। ये सबके साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग सबका सत्यानाश कर रहे हैं, और इसीलिए ये अलग अलग गिरोह खड़ा कर रखे हैं। लेकिन ब्राह्मणों की जिम्मेदारी जो थी सबको जोड़ने की, वे मुगालते में पड़ गए और वो सोचे कि नहीं, शायद ऐसा ही करके सबको जोड़ लें। तो अब बारी तेरी, कभी तेरी बारी, कभी उसकी बारी, कभी उसकी बारी, तुम्हारी बारी आ गई। तो मुसलमान को जब अलग थलग किया गया था तो सारा विपक्ष उसके पक्ष में खड़ा था। लेकिन जब ब्राह्मणों को अलग किया है भाजपा ने, और भाजपा के सहयोगी दल एआईडीएमके ने, जिसकी शीर्ष नेता ही ब्राह्मण हुआ करती थी, जयललिता, तो विपक्ष ने भी किनारा कस लिया, छोड़ दिया। भाजपा के समर्थक हो जाने का दंड मिल रहा है ब्राह्मणों को। हमने जो अंधी भाव से इनकी भक्ति कर दी और कहने पर भी नहीं सुने, उसका दुष्परिणाम है ये। आज भी जिन ब्राह्मणों के घर में टेलीविजन चल रहा है, ये आज तक, ये जी न्यूज, ये भारत समाचार, रिपब्लिक भारत, हाँ भारत समाचार नहीं, रिपब्लिक भारत, इस तरह के चैनल जिनके घरों में चल रहे हैं, वे आज भी बौद्धिक रूप से दिवालिया हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि कोई तथ्य उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है दुनिया में। उनको यह नहीं पता है कि 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आते ही एससी एसटी एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया, 2016 में नियमावली में बदलाव करके शिकायत झूठी हो या सच्ची रुपया देने का प्रावधान कर दिया। 2015 और 16 में एससी एसटी एक्ट को मजबूत करने की कोई मांग उठी थी क्या भाइयों? लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो भी किसी भी जाति का समझदार व्यक्ति हो, चाहे वो यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे जाट हो, चाहे चमार हो, हर जाति का, समाज का बुद्धिमान व्यक्ति है, जानता है कि ये सबको फोड़ रहा है, ये सबको बांट रहा है। ये जितने जहरीले वाद चला दिए हैं, सबको बांटने के लिए चलाए गए हैं। इसलिए वाद का विरोध करिए, जाति का विरोध मत करिए। सबको पता है कि ये क्या कर रहे हैं।
ये एक एक समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग जातियों को बांटे हैं, और अब बारी आ गई ब्राह्मणों को अलग थलग करने की। कभी यूपी के चुनाव में यादव और जाटों को बांटा, हरियाणा के चुनाव में जाट को बांटा, पूरे भारत के चुनाव में मुसलमानों को किनारे लगाया चुनाव में। अब ब्राह्मणों की बारी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जांचने वाली और जान लेने के अवसर का प्रयोग करने वाली बात यह है कि आखिर क्या बात है कि जिस बामन मेश्राम पर कोई एक्शन नहीं होता, वो हमारे देवी देवता को गाली बकता है, वो जो बोलता है वही भाजपा भी बोलती है और अब कांग्रेस भी वही बोलती है। तो ये तीनों यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और बामसेफ, जिसके बारे में मायावती जी कह भी चुकी है कि नकली बामसेफ है, तो नकली वाला बामसेफ और ये नकली वाली भाजपा और नकली वाली कांग्रेस, क्योंकि ये तो सब है नहीं जो कभी गठित हुए थे, ये तीनों एक सुर में बोलते हैं। आप देखिए डफली लेकर के तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये पुराना नारा यूनिवर्सिटी में लगा। यूजीसी कानून आया, जनरल को अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। विपक्ष के तमाम नेता उसी में घन चक्कर खा गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये तो जुमलेबाज की एक चाल है। रामगोपाल यादव जैसे प्रोफेसर गच्चा खा गए, बोल गए 90% आ जाएंगे तो क्या होगा। अरे तुम्हारे मुंह से यही बुलवाने के लिए वो चाल चला है कि तुम 90% को लेकर आ रहे हो, 10% को बाहर करने का काम तो उसने किया है, तो श्रेय तो वो लेगा, वोट तो वो ले लेगा। तुम काहे को बीच में आ रहे हो, तुमको तो कहना चाहिए कि बांटने वाला है, बांटने का काम कर रहा है। लेकिन रामगोपाल यादव घन चक्कर में आ गए उस समय कि क्या हुआ कि फौरन यही बात बोल गए। बाद में संभलते संभलते अब जाके संभल पाए लोग कि अरे भाई ये तो खतरनाक प्लान है। लेकिन बात क्या है कि बामन मेश्राम जो बोलता है भाजपा भी वही बोलती है। वो भी क्षत्रिय मूल निवासी संघ बना रहा है, यहां भी क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अलग करने का प्रयास हो रहा है। और क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अलग करने का प्रयास बामसेफ के मंच से भाजपा के समर्थन से मायावती के शासनकाल में हुआ था, जब राजा भैया को लक्षित करके उनके घर पर पुलिस भेजी जाती थी, पोटा लगाया गया था और भाजपा में बैठे ठाकुर बाभन सब नेता तमाशा देख रहे थे। उसी समय यह ध्यान देना चाहिए था कि भाजपा में कौन आइडियोलॉजी बना रहा है कि उस बसपा को समर्थन दे रहा है जिसका अपना 200 विधायक भी नहीं है, और वो उन विधायकों के ही दम पर भाजपा के समर्थन से राजा भैया को एक्शन के नीचे रख रही है, हमेशा बार बार उनके घर में पुलिस भेज रही है। ये कैसे उस सरकार की हिम्मत थी। तो आपको बता दें कि भाजपा क्षत्रिय और ब्राह्मणों को अलग करने की कोशिश करती रही है। पहले क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अलग कर रही थी, अब ब्राह्मणों को क्षत्रियों से अलग कर रही है। हमेशा ये देखा गया है। यादवों को ब्राह्मणों से अलग करने का काम भी उन्होंने किया, ब्राह्मणों को अपने गौरवशाली इतिहास से अलग करने का काम किया। आज मैं साहस करूंगा थोड़ा कहने का, आपके दिमाग में बैठा दिया गया, सच है कि झूठ में नहीं जानता, लेकिन दिमाग में बैठा दिया गया कि नेहरू ब्राह्मण नहीं थे। तो अगर नेहरू ही ब्राह्मण नहीं है तो आजादी के बाद से आज तक के विकास में ब्राह्मणों का योगदान घंटा हो जाएगा। और ब्राह्मण बड़े खुश होकर कहते हैं नेहरू ब्राह्मण नहीं था, वो तो अय्याश था, मुसलमान था। ये क्यों किया गया आपको समझ में आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा है, जब मैं ध्यान लगा रहा हूं तो समझ में आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी आज जो समाज बन गया है, दलित समाज, उसके लिए किया है शुरू से। ओबीसी के लिए तो नहीं किया, लेकिन उस समाज के लिए खूब किया। तो जो किया वो सरकार का मुखिया कौन था? ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण और दलित का अच्छा संबंध हो जाएगा, लेकिन उस संबंध को काटना है तो जो किया वो मुसलमान था, तो मुसलमान और दलित का अच्छा संबंध बन जाए तो बन जाए, लेकिन ब्राह्मण को अलग थलग कर दो। तो ब्राह्मणों को अलग थलग और नालायक घोषित करने के लिए आरएसएस और भाजपा ने आजादी के बाद ब्राह्मणों के नेतृत्व में जो सरकारें चली, जिन्होंने शेष समाज के लिए काम किया, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए नहीं किया, वैश्यों के लिए, कायस्थों, भूमिहारों के लिए नहीं किया, शेष समाज के लिए किया। ओबीसी के लिए भी किया। जमींदारी उन्मूलन करके खेत किसको मिले? ओबीसी को। हरित क्रांति का पूरा लाभ ओबीसी को मिला था, और तब ओबीसी नहीं था, वो जनरल था। लेकिन उस सरकार को बदनाम नहीं किया जा रहा है। उनमें जो ब्राह्मण नेता हैं उनको अय्याश और मुसलमान बता दिया गया ताकि ब्राह्मण अपने ही नेताओं से कट जाए। और आज कट गया तो क्या है, बिना नेतृत्व का हो गया। कांग्रेस तो पहले से ही फेंक के चल दी है नेहरू को। हाँ, भाजपा से पहले कांग्रेस, वो भी कांसी राम के शरण में, ये भी कांसी राम के शरण में, अब तो अखिलेश यादव भी कांसी राम की शरण में। यानी जिस नेता ने सभी पार्टियों को गाली देकर के अपने समय की राजनीति किया, अब सभी पार्टियों के जो शीर्ष नेता है वो उसी की चद्दर के नीचे छुप रहे हैं। ये राजनीतिक बौद्धिक स्तर पहुंच गया। खैर, तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि इतना भी वोट उस वर्ग में नहीं है, इतना ज्यादा वोट नहीं है कि सब जाके वही बांट रहे हैं तो बांट लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, सामान्य जन चेतना मंच के साथ जुड़िए, और जब सामान्य जन की चेतना जगेगी तो सबको दिख जाएगा कि सविता अंबेडकर यानी एक ब्राह्मण महिला को जिसने डॉक्टर अंबेडकर से विवाह किया, उसको क्यों हत्यारिन कहवाया गया, पीछे कौन था? ये बामसेफ और आरएसएस था, ताकि ब्राह्मण और दलित कहीं जुड़े ना। तो नुकसान किसको हो रहा है? ब्राह्मणों को नहीं, दलितों को हो रहा है। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, वो कूद लें। आज नुकसान उनको हो रहा है।
क्योंकि आरएसएस तो चाहता ही है कि पुरानी व्यवस्था कायम हो जाए। पुरानी व्यवस्था में कोई ब्राह्मण किसी दलित से विवाह नहीं कर सकती थी, तो जो की थी अगर कह देते कि नहीं करना है तो पुरातन पंथी कहे जाते, तो उसको हत्यारन बता दो, अपने आप समाज में अपमान होगा, वही होगा। तो जो चीज को ऐसे काटना था नहीं कट रहे थे, उसको ऐसे काट रहे हैं। तो भैया अम्बेडकरवादी दलित लोग खूब मस्त रहिए, आप खुद आरएसएस की पालकी ढो रहे हैं अपनी बुद्धि से, आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों कि किसी भी जात से नफरत मत करिए, किसी धर्म से नफरत मत करिए, वाद से नफरत करिए। और वाद की मूर्खता पर आप अफसोस कर लीजिए, किस वाद में जो वादग्रस्त हो गए हो, कितने मूर्ख हो गए। अभी आज एक वीडियो आ रहा था, एक जाटो है, कोई जाटो जात का है, वो अपने नाम भी लिखा है जाटो, और उसने क्या किया है, वो कह रहा है कि जरा देखिए मतलब कितनी निर्लज्जता से दो जातियों को लड़ाने का काम हो रहा है कि क्षत्रिय तो हमेशा से हमारे राजा महाराजा रहे हैं, हम उनकी प्रजा रहे हैं। क्षत्रिय हमेशा से राजा महाराजा रहे हैं, हम उनकी प्रजा रहे हैं। हमको उनको राजा महाराजा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तो यह है कि वो किसी एक खास वर्ग को, जाति को, धर्म का मालिक क्यों घोषित कर दिए थे। बड़ी जल्दी समझ में आ गया है। अभी कुछ दिन तक तो जिसकी भक्ति कर रहे थे वो कहता है कि रामकृष्ण को नहीं मानते, वेद स्मृति को नहीं मानते, डायनामाइट लगाकर उड़ा देंगे। तो फिर ये लिख दो ना कि केवल ब्राह्मणों को उड़ाएंगे, ये लिखो कि वेद स्मृति जो लिख दिया गलत लिख दिया था। सबको वो दांत दिख गए हैं, वो नाखून दिख गए हैं कि जब ब्राह्मणों को हटाओगे तो अपनी तरफ लाओगे। गुरु बनने की जो ख्वाहिश है ना, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। वो लालचपन दिखाई दे गया है। जो कलम उल्टा करने वाला है, वो पहले वो नेता बोल दिया था आज के 40 साल पहले कि कलम को उल्टा करो। जो कलम ऐसे है, कांसीराम बोल गया था कि इस कलम को ऐसे नहीं करना, उल्टा करना है। तो ये सबको पता है कि उल्टे में कौन कौन उल्टे हो जाएंगे। इतना ज्यादा सबको छोटी बुद्धि का मत समझो। लोग हिंदुत्व के नाम पर भरोसा करके उस संगठन के साथ जुड़ गए थे जो हिंदुत्व के नाम पर ले जाकर आज धोखा दे रहा है। लेकिन जब लोगों की आंख खुलेगी तो लोग जगेंगे, और तब तक इधर का जो रूप रंग दिख गया रहेगा। तो अब नारा लगने लगा ना कि अफ्रीकन है इस देश में। तुमने यूरेशिया खोज निकाला तो और लोगों ने अफ्रीका खोज निकाला। अब तो होगा डीएनए मिलान कि कौन अफ्रीकी है कौन यूरेशियन है, फिर समझ में आएगा। अब तो डंके की चोट बात हो रही है ना। ये विदेशी डीएनए की बात किसने उठाई थी, किस बात के लोगों ने, किसके कहने पर? तो अब दूसरे वर्ग ने कहना शुरू कर दिया कि अफ्रीका वालों से मिलान कर लो अपना रूप रंग का, चेहरे मोहरे का, फिर आएगी बात। और बात तो सही है, जब इतने विदेशी आक्रांत आए तो अपने साथ गुलामों को पकड़ कर लाते थे। ये दुनिया जानती है। चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया, या तैमूर लंग आया, वो अकेले थोड़ी आया था। लाखों लाखों गुलाम रास्ते में पकड़ के बांध करके ले आते थे वो। और उसके पहले भी न जाने कितनी बार भारत पर बाहर से विदेशी आक्रांत लुटेरे आए और लूट के चले गए। तो अब तो थियरी बनेगी ना, जिस यूरेशिया नाम का कोई देश नहीं, पूरे दुनिया में और कहीं ब्राह्मण नाम की जाति नहीं, पूरे दुनिया में और कहीं संस्कृत भाषा नहीं, लेकिन ये खोज निकाले हैं जिनको कभी पढ़ने के लिए किताब नहीं मिली, वो खोज निकाले कि ये वहां थे। मतलब पढ़ने के लिए कभी नहीं मिला, जब मिला तो यही खोज निकाले। और जिसकी मूर्ति लगाकर निकाले वो भी वहीं अपने को बताता है कि हम आर्य थे, हम विदेशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम मूल निवासी नहीं हैं। और नहीं तो समझना हो तो जाकर के वांग्मय की संख्या 36 के पेज नंबर 419 पे पढ़ लेना, मिल जाएगा। तो साथियों, इस बात को समझना है कि ब्राह्मणों ही नहीं, सभी जनों सावधान हो जाओ। ये सबके साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले वास्तव में समाज को बांटने वाले हैं। आज मैं एक मीटिंग में गया था, तो एक ऐसे परिवार में गया जहां दिन भर केवल टीवी देखते हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसे बना दी गई कि सूंघ लेते हैं, सूंघ लेंगे कि आप उसका विरोध कर देंगे क्या, वो सूंघ लेते हैं। तो जैसे ही उनको महसूस हुआ, बचाव में उतर गए। हमने कहा कि नहीं, बचाव में आप क्यों उतर रहे हैं? कहीं नहीं, आप लोग जानते नहीं। हमने कहा नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो कुछ जानते हैं इस टीवी के जरिए जानते हैं, इसके अलावा कुछ और जानते हैं? कहा क्यों नहीं जानते हैं? हमने कहा क्या जानते हैं? कहा नहीं, हम जानते हैं। हमने कहा कुछ नहीं, इस टीवी के अलावा और कुछ नहीं आप जानते हैं। और टीवी वो बताता है जो उसको सूट करता है। बहुत देर तक तो इसी पर बहस हुई कि भाई टीवी ऐसा क्यों बताता है। हमने कहा रेलवे की वैकेंसी कितने दिन से नहीं आई है पता लगा लीजिए। कहा तो आनी भी नहीं चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो काम कैसे हो रहा है? जरा सोचिए कि ये इतने ज्यादा बचाव में कूदने वाले लोग हैं कि हमने कहा वैकेंसी नहीं आई तो अगला ये समझ गया कि नहीं आने के लिए कहीं जिम्मेदार न ठहरा दें, तो पहले ही आदमी बोल रहा आनी भी नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन अचरज की बात यह है
कि इतने दिन से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई, तो रेलवे का विद्युतीकरण और दोहराकरण कैसे हो रहा है? बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिएगा जितने भी फाटक थे सब खत्म कर दिए गए, सुरंग खोद करके नीचे से सड़क बना दी गई, हर जगह बना दी गई, ताकि जो फाटक मैन होता था उसकी वैकेंसी खत्म हो जाए, उसकी जरूरत खत्म हो जाए, और उसकी जरूरत भी खत्म होगी प्लस लोगों को सुविधा भी होगी। हम सुविधा की भी बात कर लेते हैं, अच्छा काम हुआ। तो जब वैकेंसी नहीं आई, भर्ती नहीं हुई, तो ये सब कैसे हो रहा? कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? अब ये तो कभी सवाल उनके सामने आया नहीं था। हमने कहा नहीं, मैं इस सरकार की तारीफ कर रहा हूं कि ये सरकार काम की है, रेलवे का दोहरीकरण की है, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण की है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई और काम बंपर हो रहा है। तो कर कौन रहा है आपने पता लगाया? अब ये नया तथ्य था, इसमें आओ बाएं साएं करने पर भी नहीं काम चलेगा। अरे हमने नहीं देखा होगा, हम देख लेंगे। हमने कहा नहीं, आप नहीं देख पाएंगे, हमसे पूछ लीजिए। कहें क्या? हमने कहा वो जो कर्मचारी हैं वो ठेके पर हैं, कहा होने चाहिए, प्राइवेट पर होने चाहिए। हमने कहा तो प्राइवेट का कानून बना दें कि रेलवे में सरकारी भर्ती बंद, प्राइवेट ही हो जाए। वो प्राइवेट भर्ती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, ये यहां से वहां तक बिजली का खंभा बना करके जोड़ करके लाइन बिछानी है, टेंडर उसको दे दिया गया। अब वो अपने मजदूर लाकर, अपने इंजीनियर लाकर काम कर दिया। यानी सरकारी काम ठेकेदार के जरिए प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट से भी गई गुजरी नौकरी जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, उसके जरिए करवाई गई। तो अगला उनका वाक्य था, इट शुड बी, यही होना चाहिए, सरकारी काम नहीं करते हैं सब। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो भाई साहब जब सरकारी काम नहीं करते हैं तो ये काम ही क्यों करवा रहे हैं? पहले प्राइवेट कर लें तब काम करवा लें। काम तो सरकारी ही करवा रहे हो, ठेकेदार काम करवा ले रहा, अफसर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हो रहा है? सच्ची बात बता दें क्या है? सच्ची बात यह है कि भर्ती इसलिए रोकी गई है क्योंकि भर्ती कर दी जाएगी तो जो भर्ती होंगे वो सरकार के टर्म्स एंड कंडीशन पर होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। और उसके बाद इस डिपार्टमेंट को जब प्राइवेट कंपनी को देंगे, वे देने वाले हैं, तो वो जितने इंप्लॉइज रहेंगे वो सब उसी टर्म एंड कंडीशन के हकदार हो जाएंगे लीगली। एक तो ज्यादा संख्या रहेगी तो विरोध भी लोग करेंगे प्राइवेटाइजेशन का, दूसरे उनकी नौकरी तो उसी टर्म एंड कंडीशन पर चलेगी जिस पर उनकी भर्ती हुई है। तो ये सब बेचने की तैयारी है। कहा बिकना चाहिए, हमने कहा तो बना के क्यों बेच रहे हो? बिगड़ा बिगड़ा दे दो। तो बना के इसलिए बेचेंगे क्योंकि बनाने में सरकारी पैसा खर्च होकर के विधिवत जब बन जाएगा तब पकड़ा देंगे। तो बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी चाल है, सब लोग फंसे रहे। ये हमारा काम नहीं है जो मैंने बोल दिया, ये तो मैंने वहां क्या बात हुई, कैसे बात हुई, थोड़ी सी चर्चा आपसे किया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा SC ST एक्ट, हाँ हमको पता है, लेकिन कहां लागू नहीं कहीं हो रहा है। आज की एक वीडियो देखिएगा, इतनी नफरत फैला दी गई है कि एक आदमी दूसरे आदमी को जातिवादी नफरत में, व्यक्तिवादी नहीं, जातिवादी नफरत में उसके 4 साल के बच्चे को उठा करके उसका पैर पकड़ के पीट रहा, पटक रहा जमीन पर। देखिएगा, वीडियो है, मैं नहीं दिखा सकता। अभी एक ब्राह्मण परिवार के अपाहिज आदमी को घर में घुसकर उसका सिर कूच दिया, उसकी बेटी से कह रहा था शादी करने के लिए। सारण में जो हुआ था हुआ ही था। एकाएक की घटनाएं कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो जहरीला वातावरण बनवाया गया है उसी के तहत, और उसी की परिणति है कि ब्राह्मणों पर निशाना, यानी समाज में भी और राजनीति में भी। तो जो बाम सेफ कर रहा है वही भाजपा कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कौम ऐसी है कि कल से देखना शुरू कर देगी कि सब कुछ किसी एक को दिया जा रहा है तो इंटेलिजेंट है, ये उठाएगा सवाल, तो पहले इसको उलझा दो और उलझा कर सब कुछ निपटा दो। तो खूब अपना मजा लीजिएगा सब लोग, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले इस राजनीति पर चर्चा करिए कि जब कभी मुसलमानों पर निशाना लगाया गया था, नहीं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट क्यों दें, अब बाबा लोग, चाणक्यवंशी लोग, अपना नंबर आ गया है, इस पर थोड़ा ज्ञान चक्षु खोलें, अनुभव पीछे का देख लें और तब ध्यान दें कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा में आने के बाद आप नेतृत्व विहीन कर दिए गए। कोई एक नेता आपका नहीं है जो आपके लिए आवाज उठाए, कोई एक टेलीविजन चैनल नहीं है जो आपके दर्द पर आंसू बहाए, कोई एक प्रिंट मीडिया नहीं है, कहने के लिए सब सवर्णों की है। एक ऐसा कोई प्रिंट मीडिया, कोई अखबार नहीं है जो आपसे जुड़ी कोई खबर छाप दे। और यही बात जब मैंने उनसे कही तो कह ऐसे कैसे है? हमने कहा मध्य प्रदेश के सीधी में एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, इस टेलीविजन पर आप देखे थे? कब हुई थी? हमने कहा बस यही तो जवाब है। हमने कहा उत्तम नगर में दिल्ली में मुसलमानों ने एक खटिक व्यक्ति की हत्या कर दी, आपने देखा? हाँ देखा था। हमने कहा तो जहां मुसलमान बनाम दलित आया वहां दिखा दिया, और जहां दलित बनाम ब्राह्मण आया, ब्राह्मण मर गया, वहां नहीं दिखाया। यह संवेदना का स्तर है आपके मीडिया का। तो अंदाजा लगा दीजिए कि इस 12 साल में सरकार में, शासन में देश कहां गया। और जो पहले वाला था वो तो उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। वो कहता कि इस हॉस्पिटल में केवल इसी जात के क्यों है, SC ST क्यों नहीं है, विश्व सुंदरियां केवल यही क्यों बन रही है, SC ST क्यों नहीं है। हम तो उससे पूछ रहे हैं कि उसके घर में वही क्यों पैदा हुआ, SC ST क्यों नहीं पैदा हो गया। कल को यह भी पूछ देगा कि समुद्र के किनारे जो है वही समुद्र किनारे क्यों रहते हैं, जो पहाड़ों पर वो क्यों नहीं रहते,
जो पहाड़ों पर रहते हैं, पैदा होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे मैदानी वाले क्यों नहीं दिखते, वही क्यों ऐसा दिखते हैं? तो इनकी बुद्धि का कोई इलाज नहीं है। अपने लिए आप रास्ता सोचिए, सक्षम बनिए, सतर्क बनिए, समझदार बनिए, और इसके लिए सामान्य जन चेतना मंच से जुड़िए। और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और स्थान, कम से कम जिला और राज्य का नाम भेजिए। बहुत ही जल्दी हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में एक विकल्प देने जा रहे हैं सामान्य जन चेतना मंच से। और सामान्य जन कौन है? सामान्य जन वो है जो प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित कौन है? जिसके हर जगह कानून बना करके अवरोध खड़े कर दिए गए हैं। चुनाव लड़ने जाएंगे, जी नहीं आप नहीं लड़ सकते, क्यों? फला जात के हैं, 15 साल बाद नंबर आएगा। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं संविधान का विद्यार्थी हूं। कुछ लोग कहते हैं विद्यार्थी क्यों कहते हैं? कोई भी विद्वान अपने को विद्यार्थी ही कहता है, क्योंकि विद्यार्थी ही होता है, विषय से ऊपर कोई नहीं निकल सकता। तो चाहे मैंने भले संविधान 25 साल से पढ़ाया है, चाहे भले मैंने संविधान पर किताबें लिखी हैं, लेक्चर दिए हैं, लेकिन मैं अपने को विद्यार्थी ही कहूंगा। तो मैं संविधान के विद्यार्थी के नाते यह स्पष्ट कर दूं कि संविधान में 18 बार संशोधन करके हमारे पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। हमारे पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। एक बार केवल जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया, उसके जरिए हमको और ओबीसी को बराबर कर दिया गया है। तो अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस संविधान के दायरे में कुछ शर्तों में अंतर है, से बराबर हो चुके हैं। 8 लाख तक की इनकम में वो भी ओबीसी हैं, उससे ऊपर पर वो क्रीमी लेयर के नाते जनरल हो जाते हैं। और यहां भी जो 8 लाख से कम इनकम वाला वो ईडब्ल्यूएस ऊपर वाला जनरल है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आ जाने से जनरल और ओबीसी अब पैरामीटर पे बराबर है। सवाल तो वहां करना है जहां 5 पीढ़ियों से आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम तो भेदभाव के शिकार हैं। अरे जब भाई इतना खाने के बाद भी शिकार हो तो खाना बंद करो, कुछ और खाओ, अब चलो समाज सेवा करो। वहां राहुल गांधी जाकर क्यों नहीं सवाल करता कि इसी घर में क्यों सारी सरकारी नौकरियां जा रही हैं, खेतों में जो काम कर रहे हैं उनके पास क्यों नहीं गई? राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाकर सवाल करता कि इस क्षेत्र में विधायक का चुनाव जो ये सीट रिजर्व है, से सब प्रतिबंधित है, केवल 2 जाति वाले ही क्यों लड़ते हैं? मोहनलालगंज लोकसभा की सुरक्षित सीट है, एक ही जात के हर बार प्रत्याशी बनते हैं, उन्हीं में से एक जीतता है, क्यों? क्या एससी कम्युनिटी में केवल एक जाति है? ये राहुल गांधी को नहीं दिखता, जिसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो जिनके लिए किया गया वो नहीं आ रहा, वो सवाल इनको नहीं दिखता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मुसलमानों के बाद ब्राह्मण भी आ गए निशाने पर। थोड़ा ब्राह्मणों को भी यही वाली फीलिंग होनी चाहिए कि जब आपको अलग थलग किया जाता है तो कैसा लगता है। तो चाणक्यवंशियों को थोड़ा महसूस हो। हाँ, अंतर यह है कि जिसको अपना समझे थे उसने ही अलग थलग कर दिया। तो मैं फिर से कहूंगा कि ध्यान देने वाली बात है कि वाम सेफ और भाजपा दोनों एक पैरेलल बातें एक समय पर क्यों कर रही हैं। वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी भागो, ये भी कहते हैं ब्राह्मण को टिकट मत दो। वो भी कहते हैं क्षत्रिय मूल निवासी ब्राह्मण से अलग हो जाओ। इनका सांसद भी कह रहा है कि ब्राह्मण ने हमारी पत्नी चुराई, ब्राह्मण ने हमारे बच्चों का नरसंहार किया, तुम बदला क्यों नहीं ले? कौन कहता? साक्षी महाराज किसको भड़का रहा? क्षत्रिय समाज को। तुम्हारे बस की बात नहीं है, गफलत में ना रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जितनी जल्दी उछल गए ना, यूपी बिहार में यादव और ब्राह्मण बहुत दिन से अलग अलग 2 पार्टियों में है, लेकिन कभी कोई इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाई दिया। हाँ, ये जो मीडिया पर कब्जा कर लेने वाला एक गिरोह है, वो अपनी मीडिया से उन घटनाओं को हवा देता है जिन घटनाओं में इस तरह की लड़ाइयां दिखाई देती हैं, और उसको बढ़ा करके पेश करता है। लेकिन समझने वाली बात है कि हमको अलग थलग करने के लिए पूरी शिद्दत से आरएसएस भाजपा लगी हुई है। कांग्रेस उनसे आगे निकलने की होड़ में है। तभी तो यह होड़ आज से नहीं है। नरसिम्हा राव एससी एसटी के लिए प्रमोशन का आरक्षण लाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आगे बढ़ाते हैं। नहीं, शब्द गलत है। नरसिम्हा राव एससी एसटी का प्रमोशन में आरक्षण लाता है, अटल बिहारी उसको आगे बढ़ाता है। अरे जिसने हमारे समाज के साथ दगाबाजी की उसके लिए सम्मान कैसा? क्यों सम्मान दे? सिर्फ इस नाते कि हमारी जात के थे वो दोनों। अपने कुर्सी पर बैठे रहने के लिए इन सबों ने संविधान को संशोधित करके समाज को गर्त में ढकेलने के लिए आगे बढ़ाया। ये सम्मान के पात्र नहीं है, संविधान द्रोही है ये सब। क्योंकि ये कानून बना रहे थे, इस नाते ब्राह्मण भी नहीं विरोध कर पाए, क्षत्रिय भी विरोध नहीं किए, वैश्य भी विरोध नहीं किए, ओबीसी भी विरोध नहीं किए। एक समाजवादी पार्टी ने 2012 में उसको मुद्दा बना दिया कि हम सरकार में आएंगे तो यह आरक्षण जो असंवैधानिक का खत्म कर देंगे, और खत्म करने के लिए अपनी ओर से प्रयास किए। लेकिन क्योंकि अटल बिहारी को जो अपना मानते हैं, नरसिम्हा राव को अपना मानते हैं, उनको समझ में नहीं आया था कि ये पराये है, जो कुछ कर दिया वो तो भैया ये वाला है, लेकिन नहीं, उससे तो दूर रहना है, सिखा दिया उन नफरतकारियों ने। आज वही नफरत करते करते अलग थलग कर दिया। अब क्षत्रियों से अलग करने का खुल्लम खुल्ला नंगा खेल खेल रहे हैं। तो इस नाते सावधान हो जाइए और देखिए इस विषय को। हम आज बहुत देर तक लाइव नहीं रहेंगे, कुछ और कार्य है बहुत जरूरी, आप सबके बीच में हम आ गए हैं आज, अन्यथा आने का समय नहीं था। तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए कि लोकसभा और विधानसभा में जो हमारे पर प्रतिबंध था, और हमारे पर का मतलब समस्त जनरल, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार, बनिया, जैन, पठान, शेख, सैयद, मिल्की, सिख समुदाय के, सवर्ण समाज के, सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के लोग, मराठा, और इसके बाद बौद्ध समाज में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, पूरा का पूरा पारसी समाज, ईसाई समाज में, बौद्ध समाज में जिसमें भी अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, ये सब प्रतिबंधित हैं।
ओबीसी, जी हां, ओबीसी में चाहे कोई जाति हो, यादव हो, बढ़ई हो, गुजर हो, राजभर हो, सब प्रतिबंधित है। कितने साल के लिए प्रतिबंधित थे? 10 साल के लिए। तो प्रतिबंध कब खत्म हो रहा था? 1960 के 25 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार प्रतिबंध कब खत्म होना था? स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाना था। उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि अगर नहीं बढ़ाया गया तो खत्म हो जाएगा, बढ़ाने की कोई बात ही नहीं थी। यह प्रतिबंध शेष वर्ग पर इनके उत्थान के लिए 10 वर्षों के लिए था। तो 10 वर्ष कब खत्म हो रहा था? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 25 जनवरी 1960 को 10 वर्ष खत्म हो रहा था। 59 में ही कांग्रेसियों ने इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ाया, फिर 69 में कांग्रेसियों ने आगे बढ़ाया, फिर 79 में जनता पार्टी, मोरारजी देसाई और भाजपाई संगीत भी शामिल थे, वामपंथी भी थे, इन सब ने आगे बढ़ाया। फिर 89 में राजीव गांधी, फिर कांग्रेसियों ने आगे बढ़ाया। फिर 99 में अटल बिहारी, भाजपाइयों ने आगे बढ़ाया। फिर 2009 में मनमोहन सिंह, कांग्रेसियों ने आगे बढ़ाया। और फिर 2019 में जो आज का है उसने आगे बढ़ाया। इनमें से एक भी SC ST समुदाय के लोग हैं। और धोखा कौन खाया? प्रतिबंध किस पर है? पूरे 80% लोगों पर। तो हमारे पर प्रतिबंध किसने लगा रखा है? और जिसने लगा रखा है उन्हीं का जयकारा करते हैं, चाहे जनरल हो या ओबीसी। क्यों प्रतिबंध होगा भाई जात के आधार पर? देश सबका है और सब सबके हैं। कोई जरूरी है कि एक इलाके में जो यादव व्यक्ति है उसको केवल यादव ही पसंद करें और ब्राह्मण ना पसंद करें, जो ब्राह्मण है उसको केवल ब्राह्मण ही पसंद करें और लोग ना करें? ये कौन सी राजनीति है और कौन सा लोकतंत्र है? चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध किया गया तो कितनी बार बढ़ाया गया? 7 बार। 7 बार संविधान में संशोधन किया है, 7 बार। कितने ब्राह्मण जानते हैं? वो तो अपने को पढ़ने वाला समझते हैं ना। जरा अपने अपने मूल्यांकन कर लीजिएगा। एक भी नहीं जानते हैं। जो कहीं संविधान पढ़ते पढ़ाते होंगे बस वही जानते होंगे, वकील लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ये कोर्ट का विषय है ही नहीं। ये तो लागू हो गया, किसी ने आपत्ति की नहीं। जब आपत्ति कोई करेगा, मुकदमा बनेगा तब तो बड़े बड़े बड़के बड़के वकील साहब लोग भी नहीं जानते हैं। आने तो जाके चैम्बर में घुस के पूछ लीजिएगा, पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। यह जागरूकता का आलम है आपका। अब दूसरे कानून पर आइए। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यह कहा है भैया सारी जनता अपराधी है, जन्मजात अपराधी, और यह जन्मजात पीड़ित है। चलिए भाई 1979 में 89 में एक अलग स्थिति थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उस समाज का उत्थान हुआ, इस समाज को और ज्यादा अपराधी बनाया गया। तो 1989 में कानून कौन बनाया? राजीव गांधी। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव हार गए, सरकार चली गई, तो आगे कौन बढ़ा दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन वाली VP सिंह सरकार। इन तीनों में से कोई SC ST था? फिर भी आशुतोष गुप्ता जैसे पत्रकार कहते हैं कि हमने प्रायश्चित नहीं किया। उससे पूछिए कि ये जो हो रहा था प्रायश्चित नहीं था तो क्या था? अभी भी उसका पेट नहीं भरा, वो कहेगा प्रायश्चित कहां हुआ? व्यूअर जुटाने के लिए विकास देवी कीर्ति क्या कहेगा, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 2014 में जब ये सरकार बनी है, तो जब सरकार बनाने आए तो पहले भारतीय थे, करप्शन से मुक्त कर देंगे, उड़ीसा और बिहार झारखंड में हर 100 किलोमीटर पर इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, लोगों को पंजाब गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन के बाद एकदम सब मस्त थे। और जैसे चुनाव जीत गया तो हिंदू पहले बन गया, दिल्ली में दंगे हो गए। फिर इसका पिछड़ा बन गया, मैं तो पिछड़ा हूं। और फिर इसके बाद 2015 का दिसंबर आते आते 2015 का दिसंबर आते आते संसद में SC ST अमेंडमेंट एक्ट पास करवा दिया। जितना कानून लिखा था उससे 2.5 गुना बढ़ा दिया। कहीं कोई मांग नहीं थी। लेकिन एक भी जो मेरे दर्शकों में से ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बताएं कि उनको खबर भी लग पाई? दिन भर चैनल के सामने चिपके रहने वाले लोग, बताएं, खबर तक नहीं लगी। और खबर नहीं लगी तो अज्ञानता का आलम यह है कि आज आप बताते हैं तो कहते हैं यार ये सब कब हुआ? तो किताब पढ़ो, नहीं पढ़ो, गूगल कर लो, गूगल करके गजट खोल लो, सरकारी गजट मिलेगा, गवर्नमेंट का गजट मिलेगा 31 दिसंबर 2015 का। चलो ठीक है, बढ़ा दिया। 2016 में SC ST नियमावली बनाया और उसमें शिकायत करने पर पैसा का प्रावधान कर दिया। 2016 में कहां SC ST के लिए कोई आंदोलन चल रहा था? नहीं चल रहा था। प्रचंड बहुमत से सरकारें बन रही थी हर जगह। जो जनरल और ओबीसी के लोग वोट दे रहे थे उन्हीं के खिलाफ कानून बन रहा था। उधर सूचना थी नहीं थी। यह दायित्व कौन सा निभा रहा हूं? सामान्य जन चेतना मंच का दायित्व निभा रहा हूं। यही चेतना प्रसारित करनी है कि आपको नीचे से, आपके पैर के नीचे से जमीन खोद दी गई है और नीचे क्या है? बहुत गहरी खाई। और फिर कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो यहीं पर। नफरत फैला दी गई समाज में। पहले आपके खिलाफ कानून बना दिया गया, फिर नफरत फैला दी गई। 2015 और 16 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा घिनौना कानून बनाया, उसको बड़ा किया है। भगवान राम को कोई गाली दे, भगवान कृष्ण को कोई गाली दे, भगवान परशुराम को कोई गाली दे, अल्लाह को कोई गाली दे, जीसस को गाली दे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कह देंगे कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा तो SC ST एक्ट लेकर आ जाएंगे, ये तो अपराध है। हमारे बाबा साहब का अपमान SC ST एक्ट में अपराध है। किसने बनाया अपराध? नरेंद्र मोदी ने। उस नरेंद्र मोदी ने जो रात दिन नेहरू को गाली देता है,
यानी जो चाहे वो कानून बना दो, और शिकायत करने वाले को पैसा। तो अगर एक अनिल मिश्रा ने कहीं कह दिया कि अंबेडकर जो है संविधान नहीं लिखा है तो अंग्रेजों के साथ था, तो अब ये तो सभी दलित समाज के महापुरुष का अपमान हो गया। तो हर लोग जितने थाना में जा रहे हैं सबको पैसा मिला कि नहीं मिला, कानून में तो लिखा है। ये नहीं लिखा है कि जो पब्लिक नेचर का ऑफेंस सब में है उसमें पैसा किसी को नहीं मिलेगा। आमतौर पर मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूं, एलएलएम मेरा क्रिमिनोलॉजी में है। अगर किसी अपराध से पूरी जनता पीड़ित हो जाती है तो फिर मुआवजा नहीं किसी को मिलता, अपराध करने वाले को सजा क्यों मिलती है? क्योंकि इतना पैसा कहां से मिलेगा। इसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में किसी को पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहां पब्लिक में भी पैसा देने की बात की गई वहां। तो जितने लोग जहां जहां एफआईआर कराएंगे सबको पैसा मिलने का प्रावधान तो है। अब न दे तो भाई वही 15 लाख देने वाला जुमला। किसी को खबर थी कि ऐसे कानून बन रहे हैं? फिर इसके बाद उसी कानून के तहत फंस गए कौन? एक विभाग के डायरेक्टर काशीनाथ महाजन जी। उनका एक अदना सा कर्मचारी जो झगड़ालू था, उसने उन पर मुकदमा लिखवा दिया। गाली भी देता था और मुकदमा भी लिखवा दिया। अब तो हर डिपार्टमेंट में गाली गलौज हो रही ना दिन भर। उसने मुकदमा लिखवा दिया, वो भागे भागे हाई कोर्ट गए, वहां से नहीं सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि हम गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे थे, हम ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी करने में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम जात में नहीं है, हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं। तो हमारे पर ड्यूटी करने में अगर कोई कार्य हमारे पर हुआ है, अपराध होने का आरोप लगाकर मुकदमा हो रहा है, तो क्रिमिनोलॉजी का यह सिद्धांत है कि सरकार की परमिशन से मुकदमा होता है। यह बीएनएस में लिखा हुआ है। तो जो एससी एसटी का भी मुकदमा ये कर रहा है मेरे ऊपर, उस समय मैं ऑन ड्यूटी था और मैं ड्यूटी वाला काम कर रहा था, तो उसमें भी ये कह रहा कि मैंने अपराध किया, तो बिना परमिशन के मुकदमा नहीं होगा। और ये सब फेक है, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, सब झूठ पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन जारी करते ही अगले ही दिन अध्यादेश आया। ये वही सरकार है ना नरेंद्र मोदी वाली, जो कहती है कि साहबानो बेगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, लेकिन आनंद फानन में कांग्रेसियों ने कानून लाया। अरे कांग्रेसियों से भाजपाई बने, तुम बताओ कि तुमने भी तो वही किया कि सुप्रीम कोर्ट ने काशीनाथ महाजन के मामले में एससी एसटी कानून की खामियां, वो खामियां जो कानून तुमने 2015 में बदला था, उसकी वजह से वो खामी पैदा हुई थी। 2016 में तुमने नियमावली में संशोधन किया था। चाणक्य वंशियों को खबर नहीं है, कृष्ण वंशियों को भी खबर नहीं है, राणा वंशियों को भी खबर नहीं है, किसी को नहीं, भामाशाह वंशियों को भी खबर नहीं है, किसी को। सब बस मुगालते में है कि ये सब बन रहा था पीछे से। और इसके बाद क्या हुआ? फौरन कानून बदला गया, फिर से कानून आ गया। एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जाएंगे आप। अरे भाई, हमारे पर झूठा केस लिखा रहा है कि सच्चा लिखा रहा है, हम अदालत में ही तो कहेंगे। तुम करो, अदालत में जाएंगे ही नहीं। कब जाएंगे? जब वो गिरफ्तारी हो जाएगी, जब जेल में रह लोगे तब जाओगे। ये कौन सी बात है? एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कहां पड़ती है? अदालत में पड़ती है। तुमने वो प्रावधान ही बंद कर दिए। तो चाहे हमारे पर झूठा केस लिखा जाए, सच्चा लिखा जाए, इससे कोई मतलब नहीं। हम पहले जेल जाएंगे, वहां रह लेंगे, नॉन अवेलेबल अफेयर से 6 महीना 2 साल रह लेंगे, इसको पैसा मिल जाएगा, और तब इसके बाद हम जब ड्यू कोर्स में जब पहुंचेंगे अदालत के सामने, तब हम जमानत की बात कर पाएंगे कि हुजूर हम तो गलत फंसाए गए। और अभी नॉन अवेलेबल है तो कोर्ट से जमानत नहीं देगी। एंटीसिपेटरी बेल किसमें होती है? नॉन अवेलेबल में ही होती है, कि शुरुआत में ही कोई जाकर के उन तथ्यों को दिखा दे कि देखिए मैं यहां नहीं था, मैं तो वहां था, ये घटना थी। आज क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ उस जात के लोग जिनको इस कानून का संरक्षण है, घूम घूम कर मुझे गाली दो, मुझे गाली दो, मुझे मार के दिखाओ। अरे जब इतना एक कैमरा के सामने एक्शन कर रहे हैं, तो बिना कैमरा के जो शिकायत करते होंगे उसमें कितना झूठ बोलते होंगे। तो ये कानून कौन बनाया? आप पता लगा लीजिएगा। कानून बनाया था मूलतः कांग्रेसियों ने, भाजपाइयों के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था, और फिर भाजपाई सरकार ने इसको 2.5 गुना बढ़ाया, 3 बार संशोधन किया, 3 बार। तो भाजपा तो उसी रास्ते पर चली जिस पर कांग्रेस चल रही थी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में एक फर्क है। नहीं, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं करूंगा, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस सड़ा हुआ जहाज है, उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सड़े हुए जहाज में भी बहुत सारे कीमती सामान, उपकरण, औजार, पुर्जे हो सकते हैं। तो जो कह रहा है कि इसको पूरा पूरा डूबने दो, उसकी चालाकी क्या है? कांग्रेस में कहा जाता है कि कांग्रेस का शासन ब्राह्मणों का शासन था, यह कहा जाता है, सवर्णों का शासन था। बिहार में कौन था मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिन्हा जी थे, भूमिहार जात के, सन 1964 तक थे वो। उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, तो कहीं अर्जुन सिंह थे, यही लोग तो थे। उस सरकार ने दलित समुदाय के लिए सर्वाधिक किया था, लेकिन उस पूरी पार्टी को गंदा कह करके इसलिए खराब किया जा रहा था कि सवर्णों का दलितों के लिए कोई योगदान न दिखाई दे, जिससे कि सवर्णों को गाली बकना जायज दिखाई दे। अब सोच लीजिए
कि सवर्णों से कितनी नफरत है इस संगठन को, इस पार्टी को, कि ये गिन गिन के, चुन चुन के हमारे उन कार्यों को नष्ट कर दे रही है जिन कार्यों के जरिए हमें कह सकें कि भाई यह देश तो सन 1206 से ही चला गया था विदेशी आक्रांताओं के हाथ में। उसके पहले भी ओबीसी समाज के राजा हुआ करते थे। कहीं कुछ जगह पर क्षत्रिय राजा थे, राजस्थान के इलाके में और इधर दिल्ली में से सब तो ओबीसी समाज के राजा थे। और उसके बाद से 800 साल तक, 600 साल मुसलमानों का शासन था, ये मुसलमान यहां के नहीं विदेशी, और 200 साल अंग्रेजों का। तो जैसे ही हमको सत्ता मिली, सबसे पहले सवर्ण समाज का के हाथ में सत्ता आई, क्योंकि वो आगे था, तो उसने सबसे नीचे वाले के लिए काम किया और उसके कहने पर राजाओं ने रियासतें छोड़ दी। ओबीसी समाज ने इंतजार कर लिया, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उस इलाके में चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है जहां सीट सुरक्षित है। तो क्या वहां के बड़े राजा रहे थे क्या जो चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं आप? जहां आप सीट सुरक्षित करके रोक दे रहे हैं, वहां लोहार, कुहार, बड़ई बड़ई, राजभर को भी तो रोके हुए हैं ना। तो वो लोग क्या 1000 साल से राजा थे? वो भी रुके हुए हैं। ये प्रावधान कौन किया? ब्राह्मणों ने किया, सवर्णों ने किया। अपने को भी रोका और अपने बाद वालों को भी रोक दिया, सबसे नीचे वालों को आगे बढ़ाया। लेकिन इसलिए गाली दे दी जा रही है ताकि ये किया हुआ कहीं दिखाई न दे जाए। एक ब्राह्मण महिला जाकर विवाह कर ली डॉक्टर अम्बेडकर से, तो कहीं दिखाई न दे जाए कि ब्राह्मण ऐसा भी होता है, उसको हत्यारिन कहवा दिया। सर बीएन राव का सब कुछ लिखा हुआ ऐसा ढक दिया कि कह सके कि भीमराव अंबेडकर। संविधान की किताब छापते हैं तो उस पर लिखते हैं लेखक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मानो संविधान कोई उपन्यास है। इतना बड़ा षड्यंत्र जिस संगठन के जरिए चल रहा था, हम उसी को अपना समझ रहे थे। तो एक बात और कह दे रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिएगा, आंख खोल करके देख लीजिएगा कि जो दूसरा वर्ग भी समझ रहा है कि वो जो संगठन उधर से चल रहा है उसका है, वो उसका भी नहीं है। ये किसी के नहीं है। ये तोड़ो फोड़ो जातियों की दीवारें जब गहरी होंगी तो जातीय मान्यताएं, जातीय कुप्रथाएं भी आगे आ जाएंगी। और अगर ये आएंगी तो कल तक तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, कौन जाने यही वाला हिंदू राष्ट्र लाना हो जो कुरीतियों से भरा पड़ा हो। ये किसका वादा है हिंदू राष्ट्र बनाने का? किसका लक्ष्य है? इसी संगठन का है ना। और इसका काम वो पूरा करवा रहा है। जब वो गाली देगा जोर जोर से ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण कहेंगे ठीक है, तब बन ही जाए। फिर क्षत्रिय को इनसे लड़ाएगा तो कहेगा भैया हम तो तुम्हारे लिए राज तिलक करते थे, तुम कहीं हमको गाली दे रहे हो? कुर्सी पर तुम बैठो, हम राज तिलक करेंगे। अरे भैया यादव जी, कुर्मी जी, जाट साहब, हमको क्यों गाली दे रहे? हम तो आप ही को राजा बनाते थे। तो किसको राजा नहीं बनाते थे? ये भी सामने आने लगेगा ना। यही वो करवाना चाह रहा है, ये होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। डरने वाली कोई बात नहीं है। बुद्धि खोलिए, चैतन्य होइए, जिसको जो चीज पसंद है उसको वही पकड़ा दीजिए। अपने आप सबका न्याय सबके हिसाब से हो जाएगा। संविधान की जय, संविधान निर्माता सर बी.एन. राव की जय।